अब हम G20 समिट का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जो इस हफ्ते 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। यानी ये जो वीकेंड होगा, ये जो इस वीकेंड पर आप G20 समिट का ये पूरा बोलबाला देख पाएंगे। लेकिन इस G20 समिट से पहले हमारे देश में G20 के साथ साथ एक और ग्रुप की चर्चा हो रही है जिसका नाम है G2। G20 तो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये जो G2 है ये ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज है, 2 देशों का ग्रुप है, इसलिए इसको नाम हमने दिया है G2। और ये G2 कौन है? रशिया और चाइना, जिनके राष्ट्रपति इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें सोने और चांदी से बने उन बर्तनों की हैं जिनमें G20 के राष्ट्र अध्यक्षों को और खास मेहमानों को इस बार राष्ट्रपति के न्योते पर राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा और वहां उन्हें डिनर कराया जाएगा। भारत की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए ये जो बर्तन हैं जिनमें खाना खिलाया जाएगा वो इस तरह से बनाए गए हैं। इन बर्तनों पर मोर और दूसरी भारतीय कलाकृतियों को अंकित किया गया है और इसमें दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों की कला को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। यानी जो बर्तन है वो अपने आप में भारत की संस्कृति मेहमानों को खुद बताएंगे। G20 समिट के बाद होने वाले डिनर के लिए चांदी के कुल 15,000 बर्तनों के सेट तैयार किए गए हैं और इन बर्तनों को तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर जयपुर से हैं। G20 के 23 वर्षों के इतिहास में भारत को पहली बार इस समिट की मेजबानी मिली है और यह न सिर्फ हमारे देश के लिए गर्व की बात है बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। G20 दुनिया के उन 20 देशों का समूह है जिनकी पूरी दुनिया की GDP में 80% की हिस्सेदारी है। यह समझ लीजिए कि जो दुनिया के सबसे बड़े 20 देश हैं उनका ये ग्रुप है। और जो लोग G20 के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, आज सरल भाषा में उन्हें बता देते हैं। अब आप इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे G20 के कि कल अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे इसके बारे में। दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ इन्हीं 20 देशों में होता है, G20 के 20 देशों में। दुनिया की 60% आबादी सिर्फ इन 20 देशों में रहती है। यानी G20 में पूरी दुनिया तो नहीं आती, लेकिन ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया को अपने दम पर प्रभावित करते हैं। और सोचिए जब भारत इतने बड़े समिट का आयोजन करेगा तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। हालांकि इस समय हमारे देश में G20 के साथ G2 की भी काफी चर्चा हो रही है और ये जो G2 हैं ये हैं रशिया और चाइना। ये दोनों देश G20 के स्थायी सदस्य हैं, बड़े बड़े देश हैं। लेकिन भारत में होने वाले इस समिट में इन दोनों देशों के ही राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो रहे हैं। रशिया की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली आ रहे हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी रशिया के विदेश मंत्री आएंगे, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ली क्यांग भारत आने वाले हैं। इसके अलावा मेक्सिको के राष्ट्रपति हर साल की तरह इस बार भी G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाकी 17 देशों के राष्ट्र प्रमुख 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के समिट में शामिल होंगे और इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक तक का नाम शामिल है। इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं, जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए भारत नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ ना तो एक मंच पर दिखना चाहते हैं, ना ही उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ना ही उनके साथ वो चाहते हैं कि उनकी कोई फोटो आए। ये पहला समिट नहीं है जिसमें वो शामिल नहीं हो रहे। वो अक्सर पश्चिमी देशों के इन नेताओं को अवॉइड करते हैं और जहां ये नेता जाते हैं वो वहां जाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो इन नेताओं के साथ दिखाई दें। और व्लादिमीर पुतिन की खास बात यह है वो दोस्ती और दुश्मनी बराबरी के शिद्दत के साथ निभाते हैं। जिनके से दोस्ती निभाते हैं उनसे खुलकर निभाते हैं, लेकिन जिनसे दुश्मनी है दुश्मनी भी खुलकर निभाते हैं। और यही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को। इससे पहले पिछले महीने हुए ब्रिक्स समिट में भी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जब भारत नहीं आने का फैसला लिया तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इस बारे में जानकारी दी कि वो नहीं आ पा रहे हैं और वो क्यों नहीं आएंगे। पश्चिमी देशों में तो वैसे भी उनके आने जाने पर बैन लगा हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वो वहां जा नहीं सकते। लेकिन भारत वो आ सकते थे। भारत आने पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो चाहते तो आ सकते थे। लेकिन उन्होंने फोन किया अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ना तो फोन किया और ना ही आखिर तक किसी तरह का कोई संदेश भेजा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिष्टाचार के नाते भी भारत को समय पर इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो भारत में होने वाले G20 समिट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने इस बात को कई दिनों तक
टालने की कोशिश की और फिर अचानक एक दिन पहले ही ये बताया कि उनकी जगह इस समिट में चीन के प्रीमियर यानी वहां के प्रधानमंत्री उनकी जगह हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना शामिल नहीं हो रहे, शामिल तो हो रहे हैं, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री आ रहे हैं और चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आ रहे। असल में शी जिनपिंग दो वजहों से भारत नहीं आ रहे, जिनमें पहली वजह है भारत के प्रति उनकी ईर्ष्या और दूसरी वजह है भारत के रंग में भंग डालने की उनकी मंशा। G20 का मंच एक ऐसा मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक पहचान को और मजबूत करेगा और जिस चीज में भारत के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो उसमें चीन कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इससे यह बात पता चलती है कि पिछले साल बाली में और पिछले महीने ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच छोटी छोटी मुलाकातें हुई थी और तब हमें यह बड़ी उम्मीद थी कि शायद इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकल सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में ये दोनों नेता नाकाम रहे हैं और इसके पीछे भी एक अहम वजह है। पहले हम सोच रहे थे कि ब्रिक्स समिट के दौरान जब ये दोनों नेता मिलेंगे तो शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, हो सकता है कि LAC पर कोई समझौता हो जाए और हो सकता है कि शी जिनपिंग खुद ये कहें कि मैं भारत आऊंगा और मैं दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो बैठकें हैं, मीटिंग्स हैं, वो नाकामयाब रही हैं। अब वो नाकामयाब क्यों रही हैं? असल में चीन चाहता है कि भारत सीमा विवाद के मुद्दे पर बात ही ना करे और दुनिया को यह दिखाए कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य है। तो वो ये चाहता है कि सीमा विवाद जो है उसे अलग रखा जाए, उसे एक दूसरे पैरेलल ट्रैक पर उसके बारे में बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन उसका असर बाकी के संबंधों पर, बाकी के रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए, व्यापार पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारे दूसरे संबंधों पर नहीं पड़ना चाहिए। सीमा विवाद बहुत पुराना है, उसे अलग से हम निपटते रहेंगे। चीन ये चाहता है, जबकि भारत की रणनीति है कि अगर सीमा पर, LAC पर स्थिति सामान्य नहीं है और सीमा पर विवाद बना हुआ है, आप सीमा पर हमें लगातार धोखा दे रहे हैं, तो पहले इस विवाद को सुलझाने पर चर्चा होनी चाहिए और फिर दूसरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर भारत का कहना यह है कि अगर हमारे रिश्ते मीठे नहीं हैं, अगर हमारे रिश्ते असामान्य हैं सीमा विवाद की वजह से, तो फिर हर चीज में असामान्य रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यापार के मामले में आपके साथ बड़े मीठे बन जाएं और विवाद जो हमारा सीमा पर चल रहा है उस मामले पर हम आपके दुश्मन बन जाएं, कहीं दोस्ती कर लें और कहीं दुश्मनी कर लें। अगर दुश्मनी है तो फिर हर चीज में दुश्मनी है। यह भारत का रुख है और भारत के इसी रुख से चीन परेशान है, क्योंकि चीन यह चाहता था कि वर्षों पहले जैसा होता था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने से पहले होता यह था कि चीन मनमानी करता रहता था और भारत ऐसा दिखाता था जैसे सब कुछ सामान्य है, कुछ हुआ ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि यह भारत भी वही करे कि हम सीमा पर कुछ भी करते रहें और भारत दुनिया को यह दिखाए कि सब कुछ सामान्य है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होता है, हमारे यहां कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वो नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग, ये भी असल में अच्छा ही हुआ कि नहीं आ रहे हैं और मैं बताता हूं क्यों। भारत में कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट के लिए दिल्ली आते तो शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री मोदी उनका रेड कारपेट वेलकम करते। रेड कारपेट पर आप शी जिनपिंग को चलते हुए देखते, सड़क के दोनों तरफ उनके स्वागत की तस्वीरें देखते। जब वो आते तो प्रधानमंत्री मोदी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर उनका स्वागत करते, क्योंकि ये करना ही पड़ता, ये प्रोटोकॉल है, ये शिष्टाचार है, क्योंकि अब वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जिसने हमारे सैनिकों की हत्या का जो जिम्मेदार है, जिसने हमारी सीमा पर इतना दुस्साहस किया, जिसने सीमा के विवाद को लेकर उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, उसका स्वागत हम कैसे कर सकते हैं? उसको रेड कार्पेट वेलकम हम कैसे दे सकते हैं? और अगर ऐसा होता तो ये तस्वीरें शायद हमारे देश के लोगों को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अच्छा ही है कि वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हम डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहे, सरकारों की आपस की बात नहीं कर रहे, हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहे, हम G20 की भी बात नहीं कर रहे। देश बनता है लोगों से और देश बनता है लोगों की जन भावनाओं से। आज देश के लोगों की जन भावना क्या है? वो चीन के खिलाफ है। हम चीन को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। भारत के लिए अब तक पाकिस्तान उसका दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुश्मन नंबर